पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बाबर ने कई बार समरकंद पर अधिकार करने का प्रयास किया तथा 3 बार समरकंद पर अधिकार भी किया, किंतु हर बार कुछ ही समय में समरकंद उसके हाथों से निकल गया। वस्तुतः बाबर तुर्को मंगोल कबीले का तैमूरी बादशाह था और इस काल तक समरकंद के ट्रांसआक्सियाना क्षेत्र में उज़्बेकों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। इसलिए बाबर को समरकंद, बुखारा, फरगना, ताशकंद, कुंदूज और खुरासान की जनता से सहयोग नहीं मिल पा रहा था। उज़्बेकों ने इस काल में मध्य एशिया के समस्त तैमूरी बादशाहों को नष्ट कर दिया था। इस कारण बाबर अकेला अपने दम पर ट्रांसआक्सियाना पर अधिकार नहीं रख सकता था। बाबर ने फारस के शिया शासक की सहायता से समरकंद एवं समस्त ट्रांसआक्सियाना क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, किंतु बाबर के मंत्री, सेनापति एवं सैनिक ही नहीं, ट्रांसआक्सियाना क्षेत्र की जनता भी सुन्नी मत को मानने वाली थी। इस कारण शियाओं की सहायता लेने से बाबर का दांव उल्टा पड़ गया। यही कारण था कि इस बार बाबर को हमेशा के लिए ट्रांसआक्सियाना अर्थात समरकंद, बुखारा, फरगना, ताशकंद, कुंदूज और खुरासान के क्षेत्र छोड़ देने पड़े। अब उसका भाग्य अफगानिस्तान में ही सिमट कर रह गया था, जहां काबुल, कांधार और गजनी अब भी उसके अधिकार में थे, किंतु यह क्षेत्र इतना गरीब था कि वह बाबर जैसे महत्वाकांक्षी बादशाह का पेट नहीं भर सकता था। इस क्षेत्र में यूसुफजाई जाति के कबीले बड़ी संख्या में रहते थे। ये लोग बड़े झगड़ालू, विद्रोही और हद दर्जे तक बर्बर थे। वे किसी भी तरह के अनुशासन में रहने के आदी नहीं थे तथा किसी को भी कर के रूप में फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते थे। बाबर ने उन्हें बलपूर्वक कुचलना चाहा, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। पहाड़ी और अनुपजाऊ क्षेत्र होने के कारण बाबर इस क्षेत्र से इतनी आय भी नहीं जुटा पाया जिससे उसका और उसकी सेना का गुजारा हो सके। जीवन भर की लड़ाइयों के चलते तुर्क, मंगोल, ईरानी, उज़्बेक और अफगानी लड़ाके बाबर के खून के प्यासे हो गए थे। इस कारण यह आवश्यक था कि उसके पास एक विशाल सेना रहे, किंतु इस निर्धन प्रदेश में सेना को चुकाने के लिए वेतन एवं घोड़ों के लिए दाने का प्रबंध करना बाबर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। 111 साल की बुढ़िया से बाबर ने भारत की संपन्नता और तैमूर के भारत आक्रमण की जो कहानियां सुनी थीं, वे अब भी उसके अवचेतन मस्तिष्क में घर बनाए हुए बैठी थीं। इसलिए इस बार बाबर ने देवभूमि भारत में अपना भाग्य आजमाने का निर्णय लिया। इन सब से भी बढ़कर एक और चीज थी जो उसे अफगानिस्तान में चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वह थी उसकी खूनी ताकत। आखिर उसके खून में चंगेज खां और तैमूर लंग का सम्मिलित खून ठाठें मार रहा था, जो क्रूरता की सारी सीमाएं पार करके नई मिसाल स्थापित करना चाहता था। बाबर को अपनी खूनी ताकत पर पूरा भरोसा था, जिसके बल पर वह अपना भाग्य नए सिरे से लिख सकता था। हालांकि बाबर एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था, किंतु परिश्रम के मामले में वह अपने युग के लोगों में सबसे आगे रहने वाला था। संभवतः बाबर का भाग्य और भारत का दुर्भाग्य बाबर को हिंदुस्तान की ओर खींच रहे थे। मुगलों के इतिहास में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा बैराम खां तथा उसके पूर्वजों के संबंध में करना चाहेंगे, जो शीघ्र ही मुगलों का संरक्षक बनने वाला था। बैराम खां शिया मुसलमान था और तुर्कों की कराकुयलू शाखा में उत्पन्न हुआ था। हम चर्चा कर चुके हैं कि मध्य एशिया में तुर्कों के कई कबीले थे
जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर अपने कई राज्य स्थापित किए थे। जो तुर्क तुर्किस्तान से आकर ईरान में बस गए थे उन्हें तुर्कमान कहा जाता था। तुर्कमानों का जो कबीला काली बकरियां चराता था वह कराकोइलू कहलाता था। तुर्की भाषा में करा काले को कहते हैं, कोई माने बकरी और लू का अर्थ होता है वाले। इस प्रकार काली बकरियों वाले कराकोइलू कहलाए। सफेद बकरियां चराने वाले उनके भाई आख कोइलू कहलाते थे। तुर्कों के कराकोइलू तथा आख कोइलू कबीले वर्तमान अजरबैजान में निवास करते थे, जो एशिया कोचक अर्थात वर्तमान टर्की और रूस की सीमाओं पर स्थित है। 16वीं शताब्दी ईस्वी तक कराकोइलू कबीले की कई शाखाएं स्थापित हो चुकी थीं, जिनमें से एक प्रमुख थी बहारलू। मुगल अमीर तैमूर लंग के समय में बहारलू शाखा में अली शकर बेग नाम का एक योद्धा हुआ, जिसकी जागीर में हमदान, देनूर और गुर्दिस्तान के इलाके आते थे। यह जागीर अली शकर बेग की विलायत कहलाता था। अली शकर बेग इतना नामी आदमी था कि जब इस क्षेत्र से तुर्कमानों का राज्य चला गया तब भी यह क्षेत्र अली शकर बेग की विलायत कहलाता रहा। अली शकर बेग का बेटा पीर अली हुआ, जिसने अपनी बहन का विवाह समरकंद के शाह महमूद मिर्जा से कर दिया और वह महमूद का अमीर हो गया। यहीं से बहारलू खानदान मुगल खानदान से जुड़ा। समरकंद से महमूद मिर्जा का राज्य खत्म होने के बाद पीर अली तुरान से खुरासान चला गया। खुरासान के अमीरों ने पीर अली को शक्तिशाली समझकर और आने वाले समय में अपने लिए प्रबल प्रतिद्वंद्वी जानकर उसकी हत्या कर दी। पीर अली का बेटा यार बेग हुआ, जो ईरान में रहता था। जब ईरान का वह क्षेत्र आख कोइलू शाखा के हाथों से निकल गया तो यार बेग भागकर बदख्शां आ गया और बदख्शां के कुंदूज नामक शहर में रहने लगा। बदख्शां उस समय उमर शेख के पिता अर्थात बाबर के बाबा अबू सईद के अधीन था। जब उमर शेख बदख्शां का शासक हुआ था तब यार बेग कुंदूज में रहता था। यार बेग के बेटे सैफ अली ने बदख्शां की सेना में नौकरी कर ली। सैफ अली का बेटा बैरम बेग उमर शेख के बेटे बाबर की सेना में शामिल हो गया। जब ईस्वी 1513 में बाबर अंतिम बार बदख्शां से अफगानिस्तान के लिए रवाना हुआ तो कराकोइलू शाखा का यह चिराग भी अपना भाग्य आजमाने के लिए बाबर के साथ लग लिया। बाबर ने अपने मौसा हुसैन मिर्जा को बदख्शां का गवर्नर नियुक्त किया था। जिस समय हुसैन मिर्जा की मृत्यु हुई उस समय हुसैन मिर्जा का पुत्र बहुत छोटा था, इसलिए बाबर की मौसी अपने पुत्र को लेकर बाबर के पास चली आई। बाबर ने अपनी मौसी की इच्छा के अनुसार उसके पुत्र को बदख्शां का गवर्नर बने रहने दिया तथा अपने पुत्र हुमायूं को उसका मार्गदर्शन करने के लिए बदख्शां भेज दिया। हुमायूं का जन्म ईस्वी 1508 में हुआ था, अतः अनुमान है कि इस समय हुमायूं भी किशोरावस्था में ही रहा होगा। कुछ समय बाद बाबर ने अपने दूसरे पुत्र कामरान को कांधार का शासक नियुक्त कर दिया। इस समय कामरान भी अल्पवय रहा होगा। इस प्रकार बाबर के बेटे भले ही अभी छोटे थे, किंतु वे खूनी राजनीतिक चौसर पर अपना खेल खेलने के लिए कमर कसकर तैयार हो रहे थे। अगली कड़ी में देखिए, सुंदर दासियों के लिए हजारों नौजवान अफगानिस्तान से भारत चल पड़े। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।